हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में आज आप देखने वाले हो उसका थर्ड पार्ट। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी, सेकंड पार्ट के 3 साल बाद। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग ने। और जितने डिटेल्स इस फिल्म में हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। फाइनल डेस्टिनेशन ऐसी सीरीज है जिसने लोगों के दिलों में दहशत भर दी थी और लोग छोटे मोटे काम करते हुए भी सावधानियां बरतने लगे थे, क्योंकि इसमें कहीं से भी डेथ लोगों को ले जाती है। फर्स्ट पार्ट के बाद लोगों के मन में फ्लाइट्स का डर बैठ गया था। सेकंड पार्ट 2003 में आया था, लेकिन अब तक भी अगर किसी को रोड पर ऐसा ट्रक दिख जाए तो वो इससे अच्छी खासी दूरी बनाकर चलता है। और थर्ड पार्ट में दिखाया गया है रोलर कोस्टर एक्सीडेंट। यकीन मानो कई लोगों की शादी भी हो गई है और बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन ये मूवी देखने के बाद वो कभी रोलर कोस्टर पर नहीं बैठे। ये सीरीज ऐसा ही डर लोगों के दिल में बैठा देती है। तो स्टोरी के बाद हम इस पार्ट को बाकी 2 पार्ट से कंपेयर करेंगे और इससे रिलेटेड फैक्ट्स तो मैं आपको बताऊंगा ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक अम्यूजमेंट पार्क में और हम देखते हैं हाई स्कूल स्टूडेंट वेंडी क्रिस्टेंसन को, जो अपने बॉयफ्रेंड जेसन वाइस, अपनी बेस्ट फ्रेंड कैरी ड्रेयर और उसके बॉयफ्रेंड केविन फिशर के साथ वहां आई थी। वहाँ उनके और भी क्लासमेट्स थे, जैसे एशली फ्रून, एशलिन हेल्परिन, इयान मिकिनली, इरिन उल्मर, लुइस रोमेरो, फ्रैंकी चीक्स और वेंडी की छोटी बहन जूली। वेंडी अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ले रही थी और तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है। उसके फोटो लेते वक्त ही हाई डाइव राइड में से वी लेटर बंद हो जाता है और वो बन जाता है हाई डाई। खैर वो इसे इग्नोर करती है और अपनी फोटोग्राफी कंटिन्यू रखती है। अपनी एनुअल ईयर बुक के लिए वो अपनी सभी क्लासमेट्स की फोटो लेती है। इसके बाद वो जाते हैं रोलर कोस्टर पर, जिसका नाम था डेविल्स फ्लाइट, और उसके एंट्रेंस पर एक बड़ा सा डेविल बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। अब यहाँ थोड़ी डिटेल्स पर बात कर लेते हैं। डेविल्स फ्लाइट रेफरेंस है डेथ और फ्लाइट 180 से। डेविल को ही डेथ का दूसरा रूप माना जाता है और इससे पहले के दोनों पार्ट्स में एक आदमी ऐसा था जिसे सबसे ज्यादा डेविल से रिलेट किया जाता था। वो है विलियम। वो डेथ को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसे डेविल से रिलेट किया जाता है। और इस मूवी में डेविल की आवाज भी टोनी टॉड ने ही दी है। साथ ही वहाँ पर आई विल सी यू सून भी लिखा है, जो कि अभी तक विलियम ने दोनों पार्ट्स में बोला है। ये विलियम की टैगलाइन है और ये सब हमें इसलिए दिखाया गया है ताकि हम विलियम को ही डेविल समझे। वेंडी अपने फ्रेंड्स के साथ रोलर कोस्टर तक चली जाती है, लेकिन वो उसे राइड नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर भी जेसन के कहने पर वो मान जाती है, लेकिन उन्हें फ्रंट सीट मिली थी और वेंडी सबसे आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वो केविन के साथ पीछे वाली कार्ट में बैठती है और जेसन और कैरी सबसे आगे बैठे थे क्योंकि वो थ्रिल एंजॉय करना चाहते थे। वेंडी अपने कैमरा से पिक्चर लेने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी बॉय उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ कैमरास अलाउड नहीं थे। केविन उसके कैमरा को अपनी जेब में रख लेता है और उन्हें देखते हुए फ्रैंकी भी अपने वीडियो कैमरा को छुपा लेता है। केविन के सामने वाली सीट पर च्युइंगम लगी हुई थी जो कि उसके हाथ पर चिपक जाती है। हम देखते हैं कि उस रोलर कोस्टर के हाइड्रोलिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन उससे कोई भी अवेयर नहीं था। वो रोलर कोस्टर स्टार्ट कर देते हैं। रोलर कोस्टर स्टार्ट होते ही फ्रैंकी अपना वीडियो कैमरा निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो एक 360 टर्न लेते हैं वो उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे वाले ट्रैक पर अटक जाता है। अब जैसे ही रोलर कोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है, उसके बचे कुछ हाइड्रोलिक्स पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और उन सब के हार्नेसेस खुल जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोलर कोस्टर के व्हील्स निकलने लगते हैं, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और आगे वाली कार ट्रैक से उतरकर नीचे गिर जाती है, जिसमें जेसन और कैरी भी थे। कार टर्न लेती है तो लुइस भी नहीं बच पाता, लेकिन केविन उसे बचाने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरह नाकाम रहती है। वो रोलर कोस्टर 360 टर्न लेते हुए बीच में ही रुक जाता है, जिससे इयान और इरिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब सिर्फ वेंडी और केविन बचे थे। वो किसी तरह उस कार्ट को पीछे की तरफ रॉक कर देते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए बुरा ही साबित होता है। केविन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो कार्ट भी ट्रैक से उतर जाती है और वेंडी भी नहीं बच पाती। तभी वो होश में आ जाती है। वो भी रोलर कोस्टर में ही थी और सिक्योरिटी बॉय उसे कैमरा यूज करने के लिए मना कर रहा था। अब वो बुरी तरह डर चुकी थी। तभी वो देखती है कि केविन के हाथ पर च्युइंगम चिपक गई है। अब वेंडी को एहसास हो रहा था कि उसने फ्यूचर देख लिया, और क्योंकि वो फ्यूचर कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए वो पैनिक कर जाती है और चिल्लाने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल जैसे एलेक्स चिल्लाया था फ्लाइट 180 में। वो ये भी बता देती है कि हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएंगे। वेंडी के चिल्लाने की वजह से मैनेजमेंट को उसे बाहर निकालना पड़ता है। वो एक कार्ट के हार्नेसेस खोल देते हैं, जिससे लुइस, इयान, इरिन, फ्रैंकी, एशली और एशलिन भी उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी कार्ट अभी भी लॉक थी, इसलिए लाख कोशिश के बाद भी कैरी और जेसन नहीं उतर पाते। उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। वेंडी जेसन के लिए वापस आती है और रोलर कोस्टर रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे पकड़कर फिर से बाहर निकाल देते हैं। वेंडी को पता था कि उसकी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। खुद को इतना बेबस उसने कभी महसूस नहीं किया था।
वो रोलर कोस्टर को देख रही थी और उसकी आंखों के सामने ही वो क्रैश हो जाता है। उसके दो बहुत ही खास लोग उसके सामने ही मारे जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद वेंडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और अब वो टाउन छोड़कर जा रही थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाउन का नाम मिकिनली है और वेंडी के स्कूल का नाम भी मिकिनली है और इयान का लास्ट नेम भी मिकिनली है। इसे याद रखना क्योंकि आगे इसमें मैं 2 और डिटेल्स ऐड करूंगा। टाउन छोड़ने से पहले वेंडी स्कूल जाती है अपनी डिग्री लेने। वहाँ केविन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। तब केविन उसे फ्लाइट 180 एक्सप्लोजन के बारे में बताता है जो कि 6 साल पहले हुआ था। यहाँ में पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी फर्स्ट पार्ट के इंसिडेंट के 6 साल बाद बेस्ड है और सेकंड पार्ट के 5 साल बाद। केविन उसे बताता है कि जैसे उसके साथ हुआ है ऐसा पहले भी हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट में बचे थे वो बाद में बहुत बुरी मौत मारे गए, सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में वो एक्सप्लोजन में मरने वाले थे, अनलेस कोई उनकी डेथ में दखल दे। किसी के इंटरफेरेंस के बाद डेथ ने उन्हें स्किप करके नेक्स्ट पर्सन को मारा था। ये सब वो बहुत अच्छी तरह वेंडी को समझाता है लेकिन वेंडी इसे किसी तरह का घटिया मजाक समझकर वहां से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन जूली का गुड लक ब्रेसलेट अपने पास रख लेती है जो कि उनकी ग्रैंडमदर ने जूली को दिया था। वो दूसरे टाउन में अकेले रहने जा रही थी और इस वक्त उसे गुड लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो अपने कैमरा में उस दिन की पिक्चर्स देखने लगती है और उनमें वो कुछ अजीब नोटिस करती है। जेसन ने डेविल के पोज में एक फोटो खिंचवाई थी और उसकी फोटो में रोलर कोस्टर भी दिख रहा था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो क्रैश हो रहा है और आपको पता ही है कि जेसन क्रैश में ही मरा था। अब यहाँ वेंडी और भी पिक्चर चेक करने लगती है और उसके सामने एशली और एशलिन की फोटो आती है लेकिन उनकी फोटो से उसे कोई क्लू नहीं मिलता। फिर भी उनकी सेफ्टी के लिए वो उन्हें कॉल करती है लेकिन वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो दोनों गई हुई थी एक टैनिंग सैलून में। वहाँ वो खुद ही टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर सेट करके उनमें लेट जाती हैं और सबसे बड़ी गलती वो ये करती हैं कि उनके स्टेबलाइजर के ऊपर वो अपनी ड्रिंक रख देती हैं। वो ड्रिंक उस स्टेबलाइजर में चली जाती है जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगती है जिससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। उन दोनों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बस आराम से सॉन्ग सुन रही थी और जो सॉन्ग वो सुन रही थी उसका नाम है रोलर कोस्टर ऑफ लव। रेफरेंस समझे। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था जिसे वो दोनों भी फील कर पा रही थी। वो बाहर निकलने लगती है तभी एक वुडन प्लैंक जिसके ऊपर म्यूजिक सीडीज रखी थी वो नीचे गिर जाता है और उन दोनों के बैट्स के बीच में फंस जाता है जिससे वो बैट्स नहीं खुलते। अब वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी स्किन जल रही थी और बेड के अंदर के ग्लासेस भी टूट चुके थे और जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उन बेड्स के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाती हैं। इस मूवी से फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में अलग ही लेवल की ब्रुटैलिटी शुरू हुई थी। अभी तक के दोनों पार्ट्स में आपने देखा कि डेथ बहुत क्विक हो जाती थी, किसी को भी तड़पना नहीं पड़ता था, लेकिन इस सीन ने सब कुछ बदल दिया और हॉरर हिस्ट्री में ये सीन बहुत ज्यादा भयानक माना जाता है। आप ये सीन देखोगे तो आप भी उन लड़कियों की सफरिंग महसूस कर पाओगे। ये तो हो गई सीन की बात। अब बात करते हैं उस फोटो की जो कि इन दोनों की डेथ का क्लू देती है। आप देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक ट्री है बिल्कुल उसी तरह जैसे उनके बैट्स के बीच में एक वुडन प्लैंक था और फोटो में आप एक ऑरेंज लाइट भी देख सकते हो जो कि उन दोनों के ऊपर पड़ रही है। ये क्लियर सिग्नल था कि वो दोनों जलकर मरेगी। इन दोनों की डेथ के बाद वेंडी को यकीन हो चुका था कि डेथ उनके साथ साथ चल रही है। वो केविन को ये सब बताती है और उसे सेकंड पार्ट के एक्सीडेंट की फोटो दिखाती है जो कि फ्लाइट 180 एक्सप्लोजन के एग्जैक्ट 1 साल बाद हुआ था और उस एक्सीडेंट की फोटो में 180 लिखा हुआ दिख रहा था जो कि किम्बर्ली को भी दिखा था। इससे वो केविन को यकीन दिलाती है कि जो फोटोज उसने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी उनमें सभी सर्वाइवर्स की डेथ का तरीका छुपा हुआ है। केविन भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से फिगर आउट कर लेते हैं कि अगली बारी फ्रैंकी की है। वो एक ड्राइव थ्रू पर थे और वो फ्रैंकी की फोटो को देख रहे थे ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके, लेकिन वो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। तभी एक ट्रक बैक करते वक्त बिल्कुल उनकी कार से चिपक जाता है और वो देखते हैं कि पीछे से एक बिना ड्राइवर का ट्रक ढलान से सीधा उनकी तरफ आ रहा था। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ट्रक उनके नजदीक आता जा रहा था। तब केविन विंडशील्ड ग्लास को तोड़ देता है और वो दोनों बिल्कुल ठीक वक्त पर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके आगे वाला आदमी मारा जाता है और वो था फ्रैंकी। उसके सर में एक मोटर का फैन घुस गया था। अब वो दोनों सोच रहे थे कि उसकी फोटो में तो ऐसा कोई क्लू था ही नहीं। तभी उनके सामने एक दूसरी फोटो आती है जिसमें फ्रैंकी था और उसमें हमें उसकी डेथ क्लियरली नजर आ रही है और जिस ट्रक ने उन्हें ब्लॉक किया था उसे हम फाइनल डेस्टिनेशन 2 में भी हाईवे पर देख चुके हैं। अब अगली बारी थी ल्यूइस की। वो उसकी फोटो निकालते हैं। उसमें कई सारी चीजें थी लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था कि वो कैसे मरेगा, इसलिए वो सीधा उसी के पास जाकर उसे ये सब बता देते हैं। अब लुइस ऐसा इंसान नहीं था जो इन सब बातों पर विश्वास करे। उसे ये सब बातें बकवास लग रही थी, लेकिन वेंडी को पिक्चर के सभी सिग्नल्स वहां पर दिख चुके थे। वो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तभी वो दोनों तलवारें नीचे आ जाती हैं, लेकिन लुइस को कुछ नहीं होता। वो इसे अपने ही तरीके से सेलिब्रेट करता है और मारा जाता है। आप उसकी फोटो में देख सकते हो कि उसका सर दिखाई नहीं दे रहा। यही क्लू था कि वो कैसे मरेगा। अब अगली बारी थी इयान और इरिन की।
वो दोनों एक स्टोर में काम करते थे और वेंडी और केविन उनसे मिलने वहीं पर जाते हैं, लेकिन उनकी फोटो से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे मरेंगे या उनकी डेथ की वजह क्या हो सकती है। फिर भी वेंडी बिल्कुल ठीक टाइम पर पता लगा लेती है कि इयान ऊपर से स्पाइस गिरने की वजह से मरेगा और वो उसे बचा लेते हैं। डेथ के प्लान में दखल देकर उन्होंने इयान को बचा लिया था, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये आपको पता ही है। इरिन एक नेल गन की वजह से मारी जाती है जिसे इयान ने ही तैयार किया था। यहाँ वो पिक्चर बिल्कुल सेंस बनाने लगती है। उसमें इयान के ऊपर स्पाइक्स थे जिन पर किल लिखा हुआ था। असल में वो स्किल था लेकिन एस पर शैडो थी और उसने इरिन की तरफ एक गन पॉइंट की हुई थी। इरिन ने अपने फेस पर एक हाथ रखा हुआ था जो कि उसकी डेथ के वक्त भी उसके फेस पर ही था। इरिन को डेड देखकर इयान उन दोनों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दे देता है। पुलिस उन्हें काफी देर तक लॉक रखती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें रिलीज करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था कि अगला कौन है, क्योंकि उनके आगे भी दो लोग बैठे थे जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो पूरे 10 घंटों से पुलिस स्टेशन में थे, इसलिए सबसे पहले वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। घर जाते ही वेंडी को नींद आ जाती है और तभी जूली उसके पास से अपना गुड लक ब्रेसलेट ले जाती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाउन में हो रहे एक फेयर में जा रही थी। वेंडी की आंख खुलती है तो उसके सामने एक पिक्चर खुली हुई थी, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके आगे जूली और उसकी एक फ्रेंड बैठी थी, यानी कि अब उनका नंबर है। वेंडी जल्दी से केविन को कॉल करती है जो कि उसी फेयर में सिक्योरिटी का काम कर रहा था। वो वेंडी को कहता है कि फेयर में आने से पहले वो अपनी पिक्चर्स भी देख ले ताकि उन्हें उनकी डेथ का आइडिया भी मिल सके। वेंडी अपनी फोटो देखती है जो कि जेसन के साथ थी और उसमें कोई भी डिटेल नहीं थी, लेकिन वेंडी की टी शर्ट पर मिकिनली लिखा था, जिससे उसे पता चल जाता है कि इयान मिकिनली ही उसे मारने वाला है। वो केविन की फोटो भी देखती है और उसमें भी कुछ नहीं था। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज थी, ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर फायरवर्क्स चलेंगे। अब उन दोनों को भी अपनी डेथ का आइडिया हो चुका था। वेंडी जल्दी से फेयर के लिए निकल जाती है, तभी अचानक उसकी कार का रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। वेंडी देखती है कि इयान उसका पीछा कर रहा था। वो अपनी कार और तेज कर लेती है। उधर केविन जूली को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उसे देखकर उससे दूर भाग जाती है। वेंडी भी वहां पहुंच चुकी थी। तभी कुछ लड़के एक हॉर्स के पीछे क्रैकर्स जला देते हैं, जिससे वो बेकाबू होकर भागने लगता है। उसकी रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और वो उसे भी घसीटते हुए ले जाता है। वो एक हैरो से टकराने ही वाली थी कि तभी केविन वो रस्सी काट देता है और जूली बच जाती है, लेकिन अब उसकी फ्रेंड की बारी थी। वेंडी उससे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताने में देर कर देती है और उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि वो पैरी थी। अब बारी थी केविन की, जो कि एक प्रोपेन ब्लास्ट में मरने ही वाला था, लेकिन वेंडी ठीक टाइम पर उसे बचा लेती है। केविन भी बच चुका था, यानी कि अब बारी थी वेंडी की, और तभी वहां इयान पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक अनस्टेबल कार्ट में से फायरवर्क्स उनकी तरफ आ जाते हैं। वो तीनों उन्हें अवॉइड कर देते हैं और इयान भी उनसे बच जाता है, लेकिन वो उनके पीछे एक चेरी पिकर पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो गिर जाता है और इयान को क्रश कर देता है और यहाँ उनका ये नाइटमेयर खत्म हो जाता है। अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब यहाँ हुआ ये है कि उस चेरी पिकर की वजह से वेंडी मरने वाली थी, क्योंकि उसकी फोटो के अकॉर्डिंग उस चेरी पिकर के ऊपर मिकिनली लिखा हुआ था, लेकिन इयान उनके रास्ते में आ गया और उसने उन्हें आगे नहीं जाने दिया, जिस वजह से उसने डेथ के प्लान में दखल देकर वेंडी को बचा लिया। लेकिन वेंडी के बाद उसी की बारी थी और वो मर गया। सबसे दुख की बात यह है कि इयान मिकिनली के बोर्ड की वजह से ही मारा गया। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा 5 महीने बाद। हम देखते हैं कि वेंडी अपने रूममेट्स के साथ मेट्रो में जा रही थी। तभी मेट्रो में एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू, और उसे सुनकर वेंडी परेशान हो जाती है। वो जिस कार्ड में थी उसका नंबर था 081, अगर उसे उल्टा कर दे तो 180, और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। उस मेट्रो में उन सभी जगहों के पोस्टर लगे थे जिनकी वजह से उसके फ्रेंड्स मरे थे, जैसे फ्यूनिक्स टैनिंग को जहाँ एशली और एशलिन मरी थी, एंड इस फैमिली रेस्टोरेंट जिनके ड्राइव थ्रू में फ्रैंकी मरा था, और बिल्डेड डिपो जहां इरिन मरी थी। साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था जो कि उसके लिए एक वार्निंग था। उसे नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना था, लेकिन वो इसी स्टॉप पर उतरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। अब आप कहोगे कि डेथ की लिस्ट में तो उससे पहले जूली और केविन का नंबर है, तो उसे डरने की क्या जरूरत है। जब वो मेट्रो से उतर रही थी तभी उसे जूली मिल जाती है, जो कि उसी से मिलने उसके घर जा रही थी। अब तो उसे डरने की जरूरत है, और अगर इतना भी काफी नहीं है तो उसी मेट्रो में उन्हें केविन भी मिल जाता है। वो तीनों मिलते हैं, तभी वो मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है। सबसे पहले जूली मरती है, फिर केविन मरता है, और लास्ट में मरती है वेंडी, लेकिन वो उस क्रैश में नहीं मरती। उसे सामने से आ रही दूसरी मेट्रो उड़ा देती है और तभी वो होश में आ जाती है। वेंडी को फिर से प्रेमोनिशन हुआ था, और ये पहली बार है कि किसी फिल्म में किसी को 2 बार फ्यूचर दिखा हो। वेंडी समझ चुकी थी कि ये उन्हें मारने के लिए डेथ का मास्टर प्लान है, और उसकी शक्ल देखकर वो दोनों भी समझ चुके थे। वो पूरी कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और उनकी डेथ के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपने देखा कि ये मूवी पहले दोनों पार्ट से बहुत ज्यादा अलग है। सेकंड पार्ट के मुकाबले इसमें बहुत कम डिटेल्स और रेफरेंसेस हैं, फिर भी बहुत कुछ ऐसा था जो मैंने आपको बता दिया। इस मूवी में डेथ के क्लूज फोटो से मिलते हैं, जबकि पिछली दोनों मूवीज में साइंस को फॉलो करना पड़ता था।
ये भी एक बड़ा चेंज है। ब्रूटैलिटी के मामले में ये पिछले दोनों पार्ट से ऊपर है। फिर भी ये मूवी मेरी लीस्ट फेवरेट है क्योंकि इसमें वो फील नहीं आती जो पिछले दोनों पार्ट्स में थी। लेकिन इसकी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। $25 मिलियन में बनी इस मूवी ने $119 मिलियन का बिजनेस किया था, जिसने उस टाइम पर इसे इस फ्रेंचाइज की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बना दिया था। इसे भी मिक्स्ड रिव्यूज ही मिले थे। कुछ लोगों को ये मूवी फुलफिलिंग लगी और कुछ को लगा कि इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, जबकि न्यू बनाने के चक्कर में स्टूडियो ने इसे पिछली मूवीज का सीक्वल नहीं बनाया। उन्होंने इसे एक स्टैंड अलोन मूवी बनाना चाहा ताकि इस सीरीज में वो कुछ फ्रेश कर सकें। इसे कई सारे अवार्ड्स में भी नॉमिनेट किया गया, इंक्लूडिंग बेस्ट हॉरर फिल्म। फाइनल डेस्टिनेशन एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि हॉरर नॉलेज रखने वाले व्यूअर्स के लिए रिवॉर्ड है, बिल्कुल स्क्रीम की तरह। वैसे अगर कोई इन सीरीज को देखे तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई ऐसा देखे जो कि बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देख चुका है और वो डिटेल्स और रेफरेंसेस पकड़ सकता है, उसके लिए ये सीरीज किसी ट्रीट से कम नहीं है। और बिल्कुल उसी विजन में आपको मैं ये सीरीज दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि एक सिंपल स्टोरी में कई सारी डिटेलिंग जोड़ी जाती है उसे खास बनाने के लिए। खैर, इस मूवी में एक नई साइड भी हमारे सामने रखी गई। अगर आप पिछली दो फिल्म्स के लॉजिक से सहमत नहीं है, यानी कि डेथ भी एक पर्सन या एंटिटी है, तो इसमें हमें बताया गया है कि डेथ अगर एक पर्सन नहीं है तो वो एक फोर्स जरूर है, एक एनर्जी जो वर्क करती है। ये इसलिए किया गया ताकि जिन्हें पहले कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं था वो इस पे कर सकते हैं, क्योंकि मूवी एंजॉय करने के लिए आपको कुछ ना कुछ पकड़कर चलना ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। एक्सीडेंट सीन के लिए कास्ट मेंबर्स को एक ही रात में 26 बार रोलर कोस्टर राइड करना पड़ा था। जो स्टोर वाला सीन था उसे एक असली स्टोर में शूट किया गया था और फिल्मिंग एक शर्त पर अलाउ की गई थी कि स्टोर जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, और सभी प्रोडक्ट्स के नाम छुपाने पड़े थे क्योंकि ओनर नहीं चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट्स का नाम किसी टीन डेथ फिल्म के साथ जुड़े। इस मूवी के एंडिंग को रीशूट किया गया क्योंकि प्रीव्यू में इसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। सेम ऐसा ही पिछली दो मूवीज के साथ भी हुआ था और इनकी अल्टरनेट एंडिंग्स आप यूट्यूब पर देख सकते हो। फर्स्ट मूवी की एंडिंग तो बहुत ही ज्यादा बेकार थी। इनफैक्ट इस मूवी की दो अल्टरनेट एंडिंग्स हैं और दूसरी वाली बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। जो टैनिंग बूथ वाला सीन था उसमें एशली और एशलीन के साथ सिर्फ कैमरा ऑपरेटर्स थे, बाकी सब लोग बाहर थे और वो अंदर का कोई भी सीन नहीं देख सकते थे क्योंकि दोनों ही एक्ट्रेसेस न्यूड थी। 2005 के एंड में इसकी एंडिंग को रीशूट कर लिया गया था और प्रोडक्शन 31 जनवरी 2006 को खत्म हुआ था। सरप्राइजिंगली इसे 10 फरवरी को ही रिलीज कर दिया गया, फिल्म फिनिश होने के 10 दिन बाद ही। रोलर कोस्टर फुटेज को एक प्लेलैंड में शूट किया गया है। एक्चुअल राइड असल में बहुत छोटी और स्लो थी, इसलिए मूवी में जो आपने देखा वो मोस्टली CGI है। जापान में इस फिल्म का टाइटल है फाइनल डेड कोस्टर। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में यान एक फीमेल कैरेक्टर था जो कि अपने बॉयफ्रेंड को अवॉइड करता और उसका बॉयफ्रेंड होता इरिन, जो कि ओरिजिनली एक मेल कैरेक्टर था। पिछली दो फिल्म्स की तरह इस फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम भी फेमस हॉरर डायरेक्टर्स के नाम पर रखे गए हैं। वेंडी और जूली क्रिस्टेंसन रेफरेंस है हैक्सन के डायरेक्टर बेंजामिन क्रिस्टेंसन का। इरिन उल्मर रेफरेंस है एडगर जी उल्मर का। लुइस रेमरो रेफरेंस है हर्शल गॉर्डन लुइस और जॉर्जे रोमेरो का। जेसन रॉबर्ट वाइस रेफरेंस है द हॉन्टिंग के डायरेक्टर रॉबर्ट वाइस का। कैरी ड्रेयर रेफरेंस है वैम्पायर के डायरेक्टर कार्ल थियोडोर ड्रेयर का। एशली फ्रूंड होमेज है डायरेक्टर कार्ल फ्रूंड को और एशलिन हेल्परिन होमेज है व्हाइट ज़ॉम्बी के डायरेक्टर विक्टर हेल्परिन को। शूटिंग के वक्त इरिन का रोल करने वाले एक्टर्स की नाक की हड्डी टूट गई थी। इयान हेदर्स नाम की फिल्म के कैरेक्टर जेडी जैसा लगता है। हेदर्स भी एक टीन फिल्म है जिसमें डेथ इन्वॉल्व है। फिल्म में जितने भी सेलफोन्स देखे गए हैं उनमें ज्यादातर है मोटोरोला रेजर V3। इयान का लास्ट नेम, टाउन का नाम और स्कूल का नाम है मिकिनली, जो कि रेफरेंस है प्रेसिडेंट विलियम मिकिनली से, जिनकी हत्या हुई थी। इरिन और जूली का रोल करने वाले एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें अपोजिट रोल मिले। पहले इस फिल्म का नाम था चीटिंग डेथ फाइनल डेस्टिनेशन 3 और फाइनल डेस्टिनेशन 3D, लेकिन 3D बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता, इसलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया गया। इस मूवी पर 2003 से ही काम चल रहा था जब सेकंड पार्ट रिलीज हुआ था। इयान का ओरिजिनल नेम लोगन होने वाला था और फ्रैंकी का स्कॉटी। टैनिंग सैलून का नाम था फ्यूनिक्स टैनिंग सैलून। माइथोलॉजी में फिनिक्स को फायर से एसोसिएट किया जाता है। इस मूवी की एक एंडिंग में वेंडी पिछली फिल्म के सर्वाइवर्स किम्बर्ली और बर्ट से मिलने वाली थी। वेंडी और किम्बर्ली कजन्स होते और यहाँ डेथ का प्लान परफेक्ट कहलाता। एक साथ सारे सर्वाइवर्स मारे जाते, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इस फिल्म के स्पेशल DVD एडिशन में एक न्यूज़पेपर से हमें पता चलता है कि किम्बर्ली और बर्क एक हार्डवेयर स्टोर पर मिलते हैं, जहाँ एक कार बेकाबू होकर हिल से नीचे आती है और स्टोर के दरवाजे पर क्रैश होकर उसे ब्लॉक कर देती है। वो कार थी एवन की, जो कि सेकंड पार्ट में मर गया था। किम्बर्ली और बर्क पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो एक उड़ची पर मशीन में फंसकर मर जाते हैं और वो मशीन थी रॉजर गिबन्स की, जिसका बेटा सेकंड पार्ट के एंड में ब्लास्ट हुआ था। इस सीरीज की यह पहली फिल्म है जिसमें सारे मेन कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में मर गए। इस मूवी को देखने के बाद लगता है कि रोलर कोस्टर क्रैश की वजह फ्रैंकी का कैमरा था, लेकिन फिल्म मेकर्स ने कंफर्म किया है कि अगर उसका कैमरा ना भी गिरता तब भी वो क्रैश होना था, क्योंकि ट्रैक पहले ही टूट चुका था और मेन प्रॉब्लम हाइड्रोलिक्स थे। एशली और एशलिन दोनों जलकर मरी थी और दोनों के नाम में ही ऐश है, समझे। जलने के बाद बॉडी का क्या बनता है। इस मूवी का बॉडी काउंट है 10। नेल गन ने इरिन के हेड में टोटल 13 नेल्स डाली थी। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, और ऐसी और डिटेल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो।
लेटेस्ट मूवी न्यूज़ और फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको